अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मॉड्यूल नंबर 120 तक आपको तमाम तर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगवा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल नंबर 121 से आगे जितने भी मॉड्यूल्स हैं कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि इन तमाम तर वीडियोज़ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ के जस्ट निशान लगवा रही हूँ। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या फिर समझा रही हूँ। अगर आप प्रॉपर लेक्चर लेना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है या इसको एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए सेपरेट मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर लेक्चर्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर प्रॉपर आपको हर एक चीज़ समझाई है। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ निशान लगवाए जा रहे हैं। सो अगर आपको निशान लगाने हैं एमसीक्यूज़ के, तो जिस तरह से मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ आप मेंशन करते जाएं। अगर आपने फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मॉड्यूल नंबर 109 से लेकर 120 तक मैंने निशान लगवाए थे, तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मॉड्यूल नंबर देख सकते हैं हम 121 है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो से हैं, मतलब कि लूप्स जो से हैं, वो अब हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि लूप जो सा है वो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक टाइप है, ठीक है। सो इस बात को आपने याद रखना है। लूप क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक और टाइप का कह रहे हैं उसको। अब लूप का काम क्या है? द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर आइट्रेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड कंडीशंस। मैं जिस भी लाइन में जिस भी चीज़ को हाईलाइट करूँगी उसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को वो डैश में डाल सकते हैं और एमसीक्यूज़ की सूरत में आपको दे सकते हैं। सो इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर फर्दर नीचे देखा जाए तो उन्होंने लूप की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखी हैं कि किस तरह से लूप को हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने वाइल लूप को इस्तेमाल किया हुआ है। एक बहुत अहम क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है वो लूप्स के दरमियान में डिफरेंस पूछा जाता है, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में और फॉर लूप में। तो ये एक अहम क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तौर पर तैयार करके जाना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो बेसिकली चीज़ है वो है पैरेलल प्रोसेसिंग और कंकरेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या चीज़ है, इस डेफिनेशन का आपने निशान लगा लेना है। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मल्टीपल सीपीयू कोर्स। अब ये मल्टीपल सीपीयू कोर्स में से सिर्फ मल्टीपल भी डैश में वो डाल सकते हैं और आगे सीपीयू कोर्स दे देंगे आपको, मतलब कि कितनी सीपीयू कोर्स की जो है वो ज़रूरत होती है। उसके बाद आ गया द टाइम ऑफ द सिंगल प्रोसेसर इन अ मैनर सिमिलर टू द इम्प्लीमेंटेड बाय मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये जितने भी निशान मैं आपको लगवा रही हूँ ये ज़्यादातर ऐसे एमसीक्यूज़ हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस 2-3 सेमेस्टर्स में रिपीट हुए हैं। जब से कहा जा सकता है कि हमारा पूरे का पूरा कोर्स चेंज हुआ है, उसकी तब से लेके आज तक जितने भी करंट पेपर्स थे उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैंने जो है वो हाईलाइट करके रखे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो सी है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। आपको मल्टीपल थ्रेड्स का यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, वेयर एज इन जावा वन क्रिएट्स मल्टीपल थ्रेड्स। ये वाली जो सी चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने हाईलाइट लाजमी तौर पर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव इनफॉर्मली रेफर्ड टू एज एन एक्टिवेशन इज कॉल्ड अ टास्क इन द एडा। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सी है इस कॉल्ड अ टास्क, ये जो सी चीज़ है इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमारे पास मॉड्यूल नंबर 123 है जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सब स्टूडेंट्स अच्छे से समझते हैं। सो इस वजह से मैं उसको इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। जो सबसे अहम मॉड्यूल है वो यहाँ पर मॉड्यूलस का है, ठीक है। मॉड्यूलस का जो आपका ऑपरेटर है इसका बारे में पूछा जाता है कि बेसिकली मॉड्यूलस यूज़ क्यों किया जाता है। तो मॉड्यूलस यूज़ किया जाता है रिमाइंडर के लिए। इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अहम है और एमसीक्यूज़ के लिए भी। उसके बाद यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ है इस टेबल को आपने अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। लेस देन के लिए क्या यूज़ होता है, लेस देन इज इक्वल्स टू के लिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये जो नॉट इक्वल्स है ये बहुत अहम चीज़ है। ये देखें एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये सब की सब, और नॉट इक्वल अक्सर जो सा है वो पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, इसको आपने ज़रूर हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर बेसिकली इनमें वही चीज़ें जो सी एक्सप्लेन की गई हैं जो आपने ऊपर अभी अपने ऑपरेटर्स देखे थे। सो इस वजह से इन एग्जाम्पल्स को मैं इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही। अगर आप टेबल अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम्पल्स ऑटोमेटिकली आपको हो जाएंगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल्स। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है ये, और इसका साइन अच्छे से याद रखिएगा कि एंड ऑपरेटर का साइन क्या है। उसके बाद और ऑपरेटर का साइन एंड नॉट ऑपरेटर का साइन। अब ये ऑपरेटर्स करते क्या है, एंड जो है आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन कंडीशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑपरेटर्स आर ट्रू।
ठीक है। आउटपुट इज़ 0 व्हेन कंडीशंस ऑन बोथ साइड्स आर फॉल्स एंड इट गिव्स इन्वर्टेड आउटपुट। ये तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको ना किया तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आएगी। और एक और ऑपरेटर जो कि बेसिकली पूछा जाता है वो है नोर का, और यहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं है, बट मैंने आपको साइड पे स्टिकी नोट्स की सूरत में दे दी है। ये पेपर्स में एक दफ़ा पूछा गया था कि नोट ऑफ और ऑपरेटर को क्या कहा जाएगा, मतलब कि अगर आप और ऑपरेटर का नोट निकालते हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो नोर कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टीचर्स जितनी भी हैं वो सारे की सारे एग्जाम्पल्स दी हैं और उन्होंने अपने उसी टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर दोनों ट्रू हैं कंडीशंस तभी आउटपुट ट्रू आएगी, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। और ऑपरेटर का ये सीन है कि अगर कोई एक भी ट्रू है तब भी आंसर ट्रू मिल जाता है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर उस सूरत में आंसर फॉल्स ही आएगा। एक और चीज़ जो सी मैंने ऊपर आपको क्लियर नहीं की वो ये है कि नोट एंड और जो नोट एंड जो है वो बाइनरी है एंड नोट जो है वो यूनिनरी है, मतलब कि इसमें एंड में और में दो इनपुट्स मिलती हैं हमेशा, और नोट के अंदर हमेशा एक ही इनपुट होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया मॉड्यूल नंबर 126, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, साथ ही साथ MCQs में भी ये पूछी जाती है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, एब्रीविएशंस जो है वो बहुत अहम है। आपको जहाँ कहीं भी एब्रीविएशन नज़र आती है उसको अच्छे से याद कर लिया करें। लाइक आपको यहाँ पर केस नज़र आ रहा होगा, सो आपने ये याद कर लेना है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। साथ ही साथ डेफिनेशन का निशान लगा लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, सो इस चीज़ को आपने याद कर लेना है। एब्रीविएशंस मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा रही हैं इस साल, और साथ ही साथ MCQs में भी, तो ये अहम चीज़ें हैं, इसको ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, यहाँ से बहुत से जो से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले कोट्स की एब्रीविएशन कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, उसके बाद आपको इसी चीज़ की डेफिनेशन का भी निशान लगा लेना है। और ये जो सा लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये MCQs में पूछा जाता है, मतलब कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो सेम होनी चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट, फिर एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन टेस्टिंग। वो इस अरेंजमेंट के बारे में अक्सर पूछते हैं, मतलब कि आगे पीछे नाम करके देते हैं और आपने सीधे जो सी तरतीब है उसको हाईलाइट करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट, इस पूरी चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए। इसके अंदर ये जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैव अडॉप्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स कंपोजिशन, ये जो सा MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट था, सो आपने इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है। द रिजल्ट ऑफ द डिज़ाइन फेज इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ये MCQs में पूछा जाएगा। द रिजल्ट ऑफ अ डिज़ाइन फेज इज़ अ डैश, तो वो आपको वहाँ पर हाईलाइट करना है कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा फेज, उसमें क्या है, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज दैट वी सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टास्क ऑफ अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। एनालिस्ट अब बेसिकली क्या है, समटाइम्स रेफर टू एज अ सिस्टम एनालिस्ट एंड अ प्रोग्रामर। एक बात याद रखिएगा कि आपकी ये जो सी चीज़ें हैं ये अहम है। ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो सा प्रोग्रामर और आपको सॉफ्टवेयर एनालिस्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी उन्होंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, इसका मतलब है ये अहम चीज़ें हैं, सो इनको आपने अच्छे से जो है वो चेक कर लेना है। उसके बाद आ गया है हमारे पास टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको एक स्टिकी नोट भी नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इस वजह से लगाया है बिकॉज ये जो सी चीज़ है ये, ठीक है, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। ये जो वैलिडेशन है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अक्सर पूछा जाएगा, MCQs में ये चीज़ पूछी जाती है। डिज़ाइन एंड वैलिडेशन में वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपको जितनी भी कंडीशंस दी गई थी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो सब की सब जो सी हैं वो सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद अगर आप इस लाइन को देखें, ये जिस लाइन में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, हैव नेम सच एज रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड कन्फर्मेशन, डिज़ाइन एंड वैलिडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस RUP, ठीक है, राइम्स विद कप, रैशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन विच इज़ नाउ अ डिवीजन ऑफ IBM। ये भी पूछा जाता है कि रैशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन जो है वो इस वक्त किसकी डिवीजन है, तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना लाजमी तौर पर और अच्छे से निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो सी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करनी जो है वो भूल गई हूँ, और वो है सॉफ्टवेयर मॉडल्स। मतलब कि सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल यहाँ पर आपको
नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मज़ीद इंक्रीमेंटल मॉडल भी नज़र आ रहा है, आइट्रेटिव मॉडल भी नज़र आ रहा है। सो ये मॉडल्स जो हैं इनको हाईलाइट कर लें और इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो बाज़ दफ़ा पूछते हैं, मतलब कि 2-3 मॉडल्स के दरमियान का डिफरेंस पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं दैट डिफरेंशिएट बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, तो ये भी अहम क्वेश्चंस हैं। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट के बारे में बहुत दफ़ा पूछा गया है, सो इस चीज़ को भी आपने हाईलाइट कर लेना है। मैंने मैक्सिमम वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं जो प्रीवियस सेमेस्टर्स में रिपीट हुए हैं। सो इस वजह से जितने भी पास पेपर्स में जितने भी यानी कि कोर्स चेंज होने के बाद जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उनको जो है यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। कंट्रोल कपलिंग में और डाटा कपलिंग में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, इस चीज़ को आपने हाईलाइट ज़रूर करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम कोहेशन की तरफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही है ये। कोहेशन रेफर्स टू दिस इंटरनल बाइंडिंग डिग्रीज ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ अ मॉड्यूल्स इंटरनल पार्ट्स। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको हाईलाइटिंग में नज़र आ रही हैं इन सबको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 इनकारनेशंस नज़र आ रहे हैं, वन एज अ डिज़ाइन गोल एंड द अदर एज द इम्प्लीमेंटेशन गोल। इस चीज़ को हाईलाइट कर लें, ये MCQs के लिए भी अहम है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अहम है। नेक्स्ट मॉड्यूल पर चलते हैं। आपको कंपोनेंट आर्किटेक्चर की डेफिनेशन नज़र आ रही है, इसको हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अ डिज़ाइन पैटर्न, अब वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है, सो इस चीज़ को भी आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आ जाए द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ कॉमनली यूज डिज़ाइन पैटर्न वेयर वी नीड टू क्रिएट लूजली कपल्ड सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा रेपिटेशन में इसको देखा गया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ग्रुप्स, इस चीज़ को हाईलाइट कर लें, ये अहम है, MCQs में तो नहीं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अहम है। उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं ये MCQs के लिए अहम चीज़ें हैं, इनको आपने हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लासेस, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बहुत अहम क्वेश्चन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये MCQs में भी आ रहा है बार बार और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटा टेस्टिंग है, इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ निशान लगवा रही हूँ, समझा नहीं रही, इसलिए काफ़ी तेज़ी के साथ लगवाती जा रही हूँ ताकि इसी वीडियो में मैक्सिमम का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। जो समझाने वाला काम है वो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी, मैं जो है समझाने के लिए एक सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें मैं सिर्फ निशान लगवा रही हूँ। पर्पस एंड कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बहुत अहम क्वेश्चन है ये, क्योंकि कैटेगरीज भी अक्सर पूछी जाती हैं, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड ये भी पूछा जाता है स्टेट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सो इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लेना है। द पर्पस ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, इस चीज़ को हाईलाइट कर लें, पर्पस अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद द पर्पस ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, दोनों के निशान यहाँ पर आपने लगा लेने हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास मॉड्यूल नंबर 144 है, यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन नज़र आ रही है, इस डेफिनेशन का निशान लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 1972 जो इस तरह की डेट्स वगैरह होती हैं इनको ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि अक्सर MCQs में डेट्स वगैरह पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आपके पास यहाँ पर फिर से एक डेट मौजूद है, ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। गोम्स को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था इस मॉडल को, यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया गया। सो इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लेना है। अगर आपको इनको टॉपिक्स को समझना भी है तो आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल सिर्फ निशान लगा लें, और हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट का फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा जब आप हाईलाइट कर लेते हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाता है कि अब मुझे जब रिवीजन करनी है तो बेसिक कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल नंबर 145 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने उन्हें हाईलाइट किया होगा, तो जब आप उनको एक दफ़ा पढ़ लोगे तो एक तरह से आप पूरे का पूरा मॉड्यूल जो है वो इसको रिवाइज कर लोगे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है उसकी डेफिनेशन मौजूद है, इसका निशान लगा लीजिए, अहम है और साथ ही साथ MCQs में भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ड्रॉबैक ऑफ द यूज़ ऑफ पेटेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, सो शॉर्ट क्वेश्चन का निशान है ये। द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग कॉपीराइट सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड पेटेंट इज पैरामाउंट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। उसके बाद ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये जो सर रिम है, द मेकर्स ऑफ द ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कि ये किसने बनाया था या फिर ब्लैकबेरी ने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाए डाटा एब्स्ट्रैक्शन में, मॉड्यूल नंबर 146, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे इज़ अ वन डायमेंशनल अरे। ये बहुत दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सी अरे है जो कि सिंपलेस्ट टाइप
टाइप होती है वो 1 डायमेंशनल है। उसके बाद 1 डायमेंशनल अरे में और 2 डायमेंशनल अरे के अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है। 1 डायमेंशनल अरे कितने एलिमेंट्स के साथ काम करती है ये भी पूछा जाता है। एग्रीगेट टाइप इज़ अ ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम दैट माइट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। ठीक है, सो इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए। फील्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए। ये जो हेड और टेल वाला कॉन्सेप्ट है इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये सब चीज़ें जो सी हैं वो बहुत अहम है, एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो आपको स्टैक नज़र आ जाएगा। स्टैक की डेफिनेशन को हाईलाइट करें। उसके बाद स्टैक में किसी टेल को या किसी हेड को क्या कहा जाता है ये चीज़ पूछी जा सकती है, इसको भी हाईलाइट कर लें। रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टैक इज कॉल्ड पॉपिंग एन एंट्री, ये भी अहम है। पुशिंग भी बहुत अहम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा पूछा गया है। बैक ट्रैकिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ बैकिंग आउट ऑफ द सिस्टम इन द ऑपोजिट ऑर्डर फ्रॉम विच सिस्टम वाज एंटर्ड। क्यू का निशान लगा लें। ये जो सी फुल फॉर्म है यहाँ पर फीफो की, ये बहुत अहम है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा बिकॉज ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ में आई हुई है। उसके बाद आ गया हमारे पास ट्री की डेफिनेशन। ट्री की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है। नोड की डेफिनेशन, टर्मिनल नोड्स की डेफिनेशन, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है, ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है, इसको भी निशान लगा लीजिए। उसके बाद सब ट्री का मतलब क्या है और साथ ही साथ ब्रांच का मतलब क्या है, इन दोनों की डेफिनेशंस के आपने अच्छे से निशान लगाने हैं। पॉइंटर का मतलब क्या है? पॉइंटर इज अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस। पॉइंटर्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द लोकेशन वेयर डाटा आइटम्स आर स्टोर्ड। उसके बाद नीचे आ जाए मॉड्यूल नंबर 150, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस की यहाँ पर आपको सबसे पहले डेफिनेशन मिलेगी, इस चीज़ को आपने ज़रूर हाईलाइट कर लेना है, अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 151 आ गया है। एक बात याद रखिएगा, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनमें से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि अगर एमएस वर्ड की बात की जाए उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस इस साल आ रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ ये जो से ऊपर आपने कुछ नोटिस किया होगा कि कुछ मॉड्यूल्स में मैंने बिल्कुल कुछ भी हाईलाइट नहीं किया हुआ और कुछ मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है टेक्स्ट। इसकी रीज़न ये है कि कुछ मॉड्यूल्स में से ज़्यादा पेपर आता है और कुछ में से कम आता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर टेक्स्ट को। सो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।